बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, जूँ जूँ फैसले की घड़ी करीब आ रही है, कोशिशें और ज़्यादा तेज़ होती जा रही हैं, माफियाज की तरफ से भी और उन लोगों की तरफ से भी जिनको खदशा है कि इस फ्रांजिक रिपोर्ट के अंदर उनके नाम आ सकते हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी अंदाज में वज़ीर आज़म को कायल करने की कोशिश की। बाज़ तरफ से ब्लैकमेलिंग का रास्ता इख्तियार किया गया। मैं आगे चल के बताऊंगा कि ब्लैकमेलिंग का रास्ता किस तरीके से, और दूसरी बैकडोर डिप्लोमेसी जो होती है, जो मुख्तलिफ वज़रा के साथ मिलकर वज़ीर आज़म को कायल करने की कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान की तरफ से यही कहा गया है कि नहीं हो सकता, किसी सूरत भी अब फैसला हो के रहेगा। डियर व्यूवर्स, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। अब हम बढ़ते हैं इसकी तफसील की तरफ कि कौन सी चीज़ों से इमरान खान ने इनकार किया और माफिया किस तरीके से मुतहर्रक है। ये सारी खबरें आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो जिसके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ वो चीनी स्कैंडल है, शुगर स्कैंडल, जिसके बारे में लोग ये समझ रहे थे शायद ये मामला दब चुका है, शायद ये दोबारा सामने नहीं आएगा, क्योंकि जब पहली दफ़ा इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई तो फ्रांजिक ऑडिट के लिए 16 अप्रैल का टाइम दिया गया। 16 अप्रैल के बाद उसको बढ़ाकर 25 अप्रैल तक कर दिया गया। अब वाजिद ज़िया की तरफ से, जो कि हेड हैं इस फ्रांजिक ऑडिट कमीशन के, तो उनकी तरफ से मज़ीद वक्त मांगा गया है वज़ीर आज़म से। चंद दिन हो सकते हैं, लेकिन जो जो वक्त करीब आता जा रहा है, माफिया उसी तरह सरतोड़ कोशिशें कर रहा है और किसी सूरत में ब्लैकमेल करने की भी कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी खबर जो ये है कि फ्लोर मिल्स मालकान की तरफ से पंजाब और केपी के अंदर मुकम्मल तौर पे उन्होंने हड़ताल कर दी है, काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि इनके भी तांते कहीं ना कहीं जाकर उन्हीं शुगर माफियाज के साथ मिलते हैं। ये वही लोग हैं जो शुगर माफियाज के साथ, यानी शुगर माफिया की तरफ से फ्लोर मिल्स का को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं जी। थोड़ा सा मैं आपको तफसील बता दूं, बहुत सी जानते हैं, ताकि मैं आपको असल जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं उनसे आगाह कर सकूं। नेक्स्ट क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और हो क्या रहा है, जहांगीर खान तरीन कैसे कैसे कोशिशें कर रहे हैं वज़ीर आज़म से, अब उन्होंने मज़ीद क्या कोशिश की और किस से मिलने की डिमांड की। आप ये सुनकर बड़ी आपको हैरानी होगी और आप सोचेंगे कि सियासत के इस कारज़ारे मैदान कारज़ार के अंदर क्या कुछ होता है। सबसे पहले जो ओपोजिशन की तरफ से जब शाहिद खाकान अब्बासी पेश हुए, उन्होंने खुद डिमांड की थी कि मुझे बुलाया जाए। वाजिद ज़िया ने उनकी फरमाइश पूरी की, उनको तलब कर लिया। फिर उनकी तरफ से कहा गया कि असद उमर इसके एक सुरवार हैं, असद उमर को बुलाया जाए। असद उमर ने खुद आने की पेशकश कर दी, कमीशन के सामने पेश होने की पेशकश कर दी। उसी रात जब उन्होंने ये पेशकश की, उसी रात वाजिद ज़िया की तरफ से उनको तलब कर लिया गया। दूसरे दिन पेश हुए और उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट थी वो वहाँ पे रिकॉर्ड करवाई, वो सारा नुक्ता नज़र, हुकूमत का नुक्ता नज़र बयान किया। फिर उसके बाद वज़ीर आला पंजाब को तलब किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कमीशन के सामने पेश हुए और वहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये रही कि सरदार उस्मान बुज़दार को बाकायदा 3 घंटे तैयारी करवा के भेजा गया। जो कमीशन है उसके सामने किस किस्म के सवालात हो सकते हैं, क्या मुमकिन जवाबात उनके हो सकते हैं, वो सारी तैयारी के बावजूद उनकी तरफ से वो जवाब नहीं दिए गए, तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए गए, बल्कि वो सारा मलबा ब्यूरोक्रेसी पे डाल के आ गए कि ये मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, मुझे इस तरीके से रिपोर्ट पेश की गई, मुझे इस तरीके से जो नोटिफिकेशन थे, डॉक्यूमेंट्स थे, ये चीज़ें दी गई, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से दी गई। इसी तरीके से मिली जुली कुछ चीज़ें बयान करके आ गए, जिसकी वजह से उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं अगर रिपोर्ट कमीशन के सामने आती है। ये तो एक बात हो गई, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का बहुत अहम किरदार था। सब्सिडी जो दी गई वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दी गई, लेकिन
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को भी कमीशन की तरफ से तलब किया गया और वो पेश नहीं हुए। अब ज़रा अंदर की बात यह भी है कि उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक इंतहाई बाअसर शख्सियत के साथ रब्ता किया, उनके ज़रिए उन्होंने कोशिश की कि उनको कमीशन के सामने पेश ना होना पड़े, लेकिन उस शख्सियत की तरफ से ये कहा गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि जब इंक्वायरी कमीशन का सरबराह वाजिद ज़िया हो तो फिर ये सिफारिशें मुमकिन नहीं हो सकती, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप कोई भी कानूनी रास्ता इख्तियार करें, उसी से मुमकिन है कि आपके लिए बचत हो सकती है, वरना इस तरीके से आपकी बचत नहीं होगी, आपको पेश तो होना पड़ेगा, लेकिन मेरी सिफारिश के बावजूद ये मामला टलेगा नहीं। उस तरफ से इनकार होने के बाद वज़ीर आला मुराद शाह की तरफ से कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया, जो एडवोकेट जनरल हैं सिंध के, उनकी तरफ से जवाब दाखिल करवाया गया। उसमें ये कहा गया उनकी तरफ से जो TORs हैं उनके ऊपर सवाल उठाया गया और कहा गया कि ये कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं आता कि वो वज़ीर आला सिंध को तलब करें, जबकि कमीशन की तरफ से जवाबी तौर पे ये बयान किया गया कि कमीशन पूरी तरह बाइख्तियार बनाया गया है और ये किसी को भी तलब कर सकता है। यही वजह है कि वज़ीर आला पंजाब को जब तलब किया गया तो वो बाकायदा वहाँ पे पेश हुए। खैर सिंध की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ, एडवोकेट जनरल का जो मैंने बताया उसी की तरफ से, क्योंकि सिंध का मामला बहुत ज़्यादा इसके साथ जुड़ा इस वजह से हुआ है गो कि उन्होंने जो सब्सिडी थी मौजूदा अरसे में नहीं दी, लेकिन चूँकि उसमें ये कहा गया था, एडवोकेट जनरल की तरफ से ये कहा गया था कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं दी गई, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। आप जो 2 साल का देख रहे हैं अरसे का या 1.5 साल का, इसमें कोई सब्सिडी नहीं दी गई, जबकि कमीशन की तरफ से उनको ये जवाब दिया गया कि हम सिर्फ 1.5-2 साल की ऑडिट नहीं कर रहे, बल्कि हम पूरे 5 साल की कर रहे हैं और उस 5 साल के अंदर सिंध की तरफ से जब वफाक की तरफ से सब्सिडी दी गई तो सिंध ने अलग से सब्सिडी दी। यानी ये देखें कि वफाक की तरफ से भी मिल्स को जो भी शुगर मिल्स थी उनको सब्सिडी दी गई, और उसके बाद जो मखसूस किस्म की ओमनी ग्रुप की और आसफ अली जरदारी की शुगर मिल्स थी उनको अलग से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी दी गई। तो ये मामला ज़रा बड़ा ही ऐसा था जिसमें वज़ीर आला सिंध का पेश होना ज़रूरी था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अब देखते हैं कि वाजिद ज़िया किन ज़राए से, किन तरीक़ों से वो मालूमात हासिल करते हैं जो कि उन्हें रिक्वायर्ड थी, जो कि वज़ीर आला सिंध से ही हासिल की जा सकती थी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं जी, थोड़ी सी मज़ीद आपको तफसीलात बताते हैं इस हवाले से। शुगर मिल एसोसिएशन ने भी दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन दबाव अब उस तरीके से नहीं डाला जिस तरीके से पहली दफ़ा डालने की कोशिश की थी कि हम रेट बढ़ा देंगे, हम मार्केट से गायब कर देंगे, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपने कुछ शुगर मिल्स मालकान को ही क्यों तलब किया है, बाकी जितनी भी हैं उन सब को तलब किया जाना चाहिए था। तो इस तरह का उनकी तरफ से बात की गई, लेकिन इस सारी इंक्वायरी का जो मलबा गिरा था, जो मेन करैक्टर था, वो जहांगीर खान तरीन थे और वो सबसे ज़्यादा इस इंक्वायरी की जद में आए थे। उनकी तरफ से भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरीके से भी इमरान खान के साथ मुलाकात की जाए, मैं अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश कर सकूं, खुद को इल्ज़ामात से बरीउल ज़िम्मा करार दिलवा सकूं, लेकिन इमरान खान की तरफ से बिल्कुल क्लियरली ये कह दिया गया है कि कोई मुलाकात नहीं हो सकती। उसी सूरत मुलाकात होगी जब ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी, और अगर ऑडिट रिपोर्ट फ्रांसिक रिपोर्ट जो है वो आती है, उसमें जो भी नामजद होगा उसको जो भी सज़ा बनती होगी उसको सज़ा भी मिलेगी, उसको इंक्वायरियाँ भी भुगतनी पड़ेंगी, रेफरेंस भी दायर किया जा सकता है आगे चल के नैब के ज़रिए से। अच्छा, इमरान खान की तरफ से इनकार होने के बाद उनकी तरफ से मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल किया गया, जिसमें मुख्तलिफ वुज़रा शामिल हैं। वुज़रा में अगर बात करें तो जो खुल के उनकी हमायत में सामने आए या जिन्होंने सरतोड़ कोशिशें की कि किसी भी तरीके से मामले को रफ़ा दफ़ा किया जाए, इमरान खान से मुलाकात हो जाए जहांगीर खान तरीन की, उनमें परवेज़ खटक शामिल थे, उनमें असद कैसर शामिल थे, उन्हीं वुज़रा में फवाद चौधरी भी शामिल थे। उनकी तरफ से तो यहाँ तक कहा गया कि जब तक ये केस की पूरी
पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, मुकम्मल रिपोर्ट नहीं आ जाती, उस वक्त तक जहांगीर खान तरीन के बारे में बात करना मुनासिब नहीं है। पीटीआई के लोगों को भी चाहिए कि वो उनके बारे में ऐसी बातें ना करें। फिर इसके अलावा राजा रियाज की सूरत में कुछ लोग खुलकर सामने आए जिन्होंने जहांगीर खान तरीन की हमायत की, और मुराद सईद के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी तरफ से भी जहांगीर खान तरीन के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है। इतने लोगों के हमायत के बावजूद वज़ीर आज़म ने इनकी बातें तो सुनी लेकिन इनकार कर दिया, मुलाकात नहीं की। जब ये मुलाकात नहीं हो पाई तो फिर दूसरे एंगल को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म हाउस की जो ताकतवर तरीन शख्सियत हैं, दूसरे नंबर पे जिनको कहा जाता है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान हैं। और आज़म खान के बारे में जहांगीर खान तरीन ने बहुत सी उंगलियां उठाई थी, बहुत से इल्ज़ामात आयद किए थे। वो ये समझते थे कि वज़ीर आज़म हाउस से मुझे दूर करने वाले आज़म खान है। फिर जब फरदौस आशक अवान को अलग किया गया मिनिस्ट्री से, तो उस वक्त भी उनका इशारा आज़म खान की तरफ था। आज़म खान ने चूँकि उनको बुला के कहा था कि रिज़ाइन कर दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद उनको हटा दिया गया। आज़म खान चूँकि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, फरदौस आशक अवान की तरफ से कहा गया कि आप कौन होते हैं मुझे रिज़ाइन करने का कहने वाले, आपने किस तरीके से मुझे ये कहा, और इस तरीके से सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की। जबकि आज़म खान ने जो कुछ भी कहना था वो वज़ीर आज़म के कहने के मुताबिक ही कहना था, जो वज़ीर आज़म की राय थी उसी को आगे बयान करना था। जब उन्होंने नई बात मानी तो उनको जबरी तौर पर निकाल दिया गया। ये तो आज़म खान के हवाले से। अब जहांगीर खान तरीन टीवी शोज़ के अंदर बैठ के आज़म खान के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें करते रहे, लेकिन दूसरे जो लोग हैं, वुज़रा हैं, उन्होंने कोशिश की कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पाती जहांगीर खान तरीन की, तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से मुलाकात करवा दी जाए, उनसे मिल के जो भी मामलात हों वो आगे इमरान खान तक पहुंचा दें और शायद मामलात सेटल हो जाएं। लेकिन आज़म खान की तरफ से भी इनकार कर दिया गया और अभी भी वो कोशिशें जारी हैं, लेकिन आज़म खान नहीं मिल रहे जहांगीर खान तरीन से। उसकी वजूहात भी यही हैं कि आज़म खान खुद नहीं मुलाकात कर सकते उस वक्त तक जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ये कहा ना जाए, या जब तक इमरान खान की तरफ से उनको ये आर्डर ना दिया जाए कि आप मुलाकात कर लें या इस तरह के मामलात। अगर इमरान, या यूँ भी कहा जा सकता है कि शायद इमरान खान भी नहीं चाहते कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस वक्त तक उनसे मुलाकात करें जहांगीर खान तरीन से जब तक इस केस की प्रॉपर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो नहीं आ जाती। तो ये सारे मामलात हैं जी। देख लें सियासत के अंदर क्या कुछ होता है। एक दिन आप शोज़ के अंदर बैठ के इल्ज़ामात आयद करते हैं, दूसरे दिन उन्हीं से मुलाकात की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अब फाइनल राउंड चल रहा है इसका, बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट आने वाली है, कौन कौन कसूरवार ठहराए जाते हैं और उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगले दिनों में या ईद के फ़ौरन बाद सामने आ जाएंगी। फिर असल इम्तहान शुरू होगा इमरान खान का भी और जहांगीर खान तरीन का भी। फ़िलहाल जहांगीर खान तरीन जो है वो पार्टी के अंदर खामोश होकर बैठे हुए हैं, चुप का रोज़ा रखा हुआ है। पहले दिनों में उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन उनके जो मुश्तरका दोस्त हैं उनकी तरफ से मना कर दिया गया कि आप अपनी ज़बान बंदी ही रखें जब तक रिपोर्ट नहीं आती। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद अपना लाए अमल बयान कीजिएगा। इस वजह से वो हत्ता कि दूसरी पार्टीज़ मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी उनको अप्रोच करने की कोशिश की गई ताकि उनके ज़रिए से पंजाब के अंदर कोई तब्दीली लाई जा सके, लेकिन उन्होंने फ़िल वक्त इनकार कर दिया और वो नहीं चाहते कि अभी तक जो इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरा गोंपा जाए, वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो भी देख रहे हैं कि आगे चलकर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है उसका वो क्या होगी और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान उनके साथ क्या सलूक करते हैं। डियर व्यूवर्स, अब तक इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।